तो इसके बाद हमारे पास जो फोर्थ पॉइंट आता है वो था वैल्यू ऑफ केमिकल शिफ्ट फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटॉन्स। देखो ये हमें वैल्यू, अगर हमारे पास कोई वैल्यू पे आया, किसी पीपीएम पे दिखा रहे हैं अब हम लोग डेल्टा को हमारे पास, तो हम उस डेल्टा की वैल्यू से देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि वो प्रोटॉन कैसा होगा। देखो सबसे पहले आ रहा है प्रोटॉन अटैच टू sp3 कार्बन विदाउट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। कह रहा है कि ये कैसा प्रोटॉन है कि जो किसी कार्बन पे लगा है लेकिन उस कार्बन पे कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच नहीं। कहने का मतलब क्या हुआ, इसकी वैल्यू होगी 1 से 2। अगर बोल दिया कि मेरे पास जैसे कार्बन है जिसपे CH3 तीन ही प्रोटॉन है, तो इसकी जो नियरली वैल्यू आती है वो 0.9 के आसपास आ जाएगी। फिर अगर एक कार्बन पे 2 ही प्रोटॉन लगे हुए हैं तो इसकी वैल्यू 1.3 के आसपास आती है। अगर एक कार्बन पे केवल एक ही प्रोटॉन है, बाकी दूसरे ग्रुप आए, तो उसकी वैल्यू जो नियरली आती है 1.7 के आसपास आती है। फिर ये चेंज हो जाती है अप या डिक्रीज डिपेंडिंग अपॉन कि उसके साइड वाले ग्रुप कैसे हैं। तो ये रेंज दिखाई है 1 से 2 ppm तक। तो क्या बोला बच्चे कि हमारे पास 1 से 2 ppm के लिए ये जो हमने दिखा रहा है, इस तरीके से हम लोगों ने दिखाया है, ये बोल रहा है कि वो डिपेंड कर रहा है कि मेरा जो sp3 कार्बन है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है कार्बन की, यानी कि 4 बॉन्ड बना रहा है वो सारे के सारे कार्बन, और 4 बना रहा है और उसके साथ कोई कार्बन पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं होगा, तो क्या हुआ, बॉन्ड तो ये 4 ही बनाएगा, 3 दूसरे के साथ, 3 कार्बन के साथ, ये 2 कार्बन के साथ, ये कार्बन के साथ। तो ओवरऑल ये वैल्यू डिपेंड करेगी उसने कैसे बॉन्ड बनाए उसके पास। तो ये वैल्यू है 1 से 2 ppm। कह रहे कि अगर एल्काइन कार्बन हो गए, एल्काइन का मतलब जो हमने लिखा था अभी, ये इस तरीके से C ट्रिपल बॉन्ड C, ये ऊपर H और एक नीचे H आ गया, तो ये हमारा ड्यू टू एनिसोट्रोपी इफेक्ट ये शिल्डेड हो जाएंगे ड्यू टू एनिसोट्रोपी, और इसकी जो वैल्यू आएगी वो कहां से आएगी, 2 से 3 ppm। ये वैल्यू ये इजी वे में याद रखने के लिए किया है। ये वैल्यू 2 से थोड़ी ज्यादा जा सकती है, 2 से कम हो सकती है, 3 से ऊपर जा सकती है। तो हमने एक पैरामीटर सा बनाया है, ये अप्रोक्स बुक्स में अलग अलग हो सकता है, ये फ्रैक्शंस में दे सकता है, तो इजी वे में हमें याद हो जाए कहां से कहां तक। ये अप एंड डाउन थोड़ा जा सकता है हमारे पास। फिर क्या है, प्रोटॉन अटैच टू sp3 कार्बन हैविंग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। क्या हुआ कि प्रोटॉन्स कार्बन पे, लेकिन उस कार्बन पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। अरे भाई क्या हो गया, अभी हमने देखा था कि अगर मेरे पास CH3 है तो उसके साथ फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, या CH2 वाले ग्रुप पे चेन है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन हो सकता है, या OH हो गया, OCH3 हो गया, या उसके साइड में C डबल बॉन्ड हो, कार्बोनिल ग्रुप लग गया। तो ये अलग अलग फैक्टर्स हो सकते हैं कि उसके ऊपर अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम लगा दूं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, या साइड में CO ग्रुप लगा दिया, साइड में COH ग्रुप लगा दिया, साइड में OCH3 लगा दिया, साइड में नाइट्रोजन वाला ग्रुप लगा दिया, तो इस तरीके से अगर हम कर देंगे तो उसकी वैल्यू कहां चली जाएगी, 3 to 5, थोड़ा नीचे थोड़ा ज्यादा। तो हमने वैल्यू याद की 1 से 2, 2 से 3, 3 से 5, 5 से 7, फिर 6.5 या 7 से 9 कर सकते हैं। तो नीचे अप और डाउन जाता है, वो याद करने के लिए लिखा है, इसको 7 कर सकते हैं हम लोग। अप नीचे जाएगा ही जाएगा डिपेंडिंग अपॉन इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट, वो हम एग्जांपल करेंगे तब हमें पता चलेगा कि कितना ज्यादा जा सकता है। अब क्या हुआ, फिर उसके बाद आता है ओलिफिनिक प्रोटॉन्स, प्रोटॉन अटैच टू एल्कीन, यानी कि जो एल्कीन वाले प्रोटॉन्स है, क्योंकि यहां से एनिसोट्रोपी इफेक्ट लग जाता है। यहां तक केवल क्या होगा, इंडक्टिव हाइपर कंजुगेशन, बाकी इफेक्ट लगेंगे हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव का। यहां पर क्या होगा, रेजोनेंस हमारे पास, सॉरी हमारे पास क्या लग गया, एनिसोट्रोपी इफेक्ट। तो अब क्या है 5 to 7, अगर 5 to 7 के बीच में कोई वैल्यू आती है तो नॉर्मली वो की वजह से होगी, वो प्रोटॉन्स एल्कीन के साथ अटैच होंगे। उसके बाद आता है एरोमेटिक प्रोटॉन्स। एरोमेटिक प्रोटॉन का मतलब क्या हो गया, अरे बेंजीन रिंग के साथ हो जाए, अगर बेंजीन रिंग नहीं है तो मेरे पास जैसे फ्यूरान थायोपीन हो जाए, पायरोल हो जाए, अरे वो भी तो एरोमेटिक सिस्टम होते हैं ना, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं लेकिन एरोमेटिक होते हैं। अगर वहां पे भी जो प्रोटॉन्स लगे उनकी वैल्यू आ सकती कहां से, 7 से 9 ppm। अब क्या हुआ, एल्डिहाइडिक प्रोटॉन और COH प्रोटॉन। एल्डिहाइडिक यानी कि जो एल्डिहाइड जो हमने लिखा था RCHO ऐसा, तो बच्चे कह रहे कि ये जो प्रोटॉन है इसकी वैल्यू इस एरोमेटिक प्रोटॉन्स या बेंजीन वाले प्रोटॉन से भी ज्यादा आती। क्यों, यहां पे 2 चीजें लग जाती हैं। क्या, एक तो स्ट्रॉन्ग, ये तो इफेक्ट लग ही रहा है ऐसा, ये तो अप डायरेक्शन में आ ही गया यहां पर ऐसा, लेकिन दूसरा इफेक्ट क्या हो गया कि इसके अंदर रेजोनेंस लगता है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ज्यादा नेचर का ही है मेरे पास ऐसा, तो ये ऐसा लेके जाएगा। अगर ऐसा हो गया तो इसको क्या लिखेंगे, RC, ये पॉजिटिव, ये O नेगेटिव। अरे -R इफेक्ट लग गया ना यहाँ पे, -R लग गया, तो देखो -R स्ट्रॉन्ग लग गया, ये डेफिशिएंट हो गया, तो इससे भी लेगा, इससे भी, इस R वाले से यार CH3 हो सकता है। तो इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेना इतना इजी नहीं था, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम ही थी कार्बन कार्बन के साथ। अगर इस R को मैं CH3 कर दूं या कोई भी चेन बना देता, लेकिन इस प्रोटॉन से लेना इजी है, लाइटर ग्रुप था, तो इससे ज्यादा लेगा तो इसकी इलेक्ट्रोनेसिटी और ज्यादा कम हो जाएगी। पहला तो ये एनिसोट्रोपी में आ गया, पैरामैग्नेटिक जोन में आ गया। दूसरा स्ट्रॉन्ग -R इफेक्ट लग गया, क्योंकि अब हमने देखा था कि कुछ इफेक्ट जो हमारी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू को
क्या कर रहे थे इफेक्ट, उनको भी हम कवर करेंगे इसके बाद, अभी इस पॉइंट्स के बाद। तो यहां पे देखा जब माइनस आर लग गया, एरोमेटिक भी लग गया मेरे पास, इंडक्टिव भी माइनस दिखा, तो ओवरऑल इसकी वैल्यू कितनी होगी मेरे पास एल्डिहाइड प्रोटॉन की 9 to 10 ppm। अरे और उससे ज्यादा किसका लग गया, COH का, क्योंकि RCOH अगर मैं लिखता हूं जैसे RCOOH, तो बच्चे वही जो ये रीजन है, ये रीजन में तो किस में आएगा, ये OH ऐसा पैरामैग्नेटिक जोन में, ये माइनस आर तो लगाया इसने यहां पर, देखो माइनस आर, यहां से माइनस आई और लग गया, इसने इससे लिया, अब ये ऑक्सीजन से लेगा, ऑक्सीजन इससे लेगा, तो यहां पे रेजोनेंस तो थोड़ा सा लगा उसके साथ, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लग गया ज्यादा हाइड्रोजन से, तो डायरेक्ट अपने आप ही पहले अपने पास रखेगा, तो यहां पे देखो माइनस आर का भी इफेक्ट था, माइनस आई तो स्ट्रॉन्ग लगी गया, और ये पैरामैग्नेटिक जोन में आ गया। तो ये सबसे ज्यादा जो वैल्यू होती है मेरे पास 10 से 12 ppm तक होती है, और हमने जो वैल्यू लिखी थी नॉर्मली कितनी हर्ट्ज ग्रेटर हो सकता था, हमने 12,000 लिखा था। क्यों लिखा था बच्चे, कि मैक्सिमम मेरा ppm कितना आ सकता है सभी इंस्ट्रूमेंट पे, 12 ppm, और जो मैक्सिमम पावर का जो इंस्ट्रूमेंट हमारे पास कितना है, 900 मेगाहर्ट्ज का अभी तक हम बना पाए हैं, 900 मेगाहर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट हमारे पास अभी तक हम बना सके 900 मेगाहर्ट्ज का, क्योंकि इस 900 मेगाहर्ट्ज का मतलब है 21.1 टेस्ला की इतनी ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर पाए। ये बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होती है, कम नहीं है, दिखने में 21 ही दिख रही है। तो इतनी मैग्नेटिक फील्ड पे हम लोगों ने 900 मेगाहर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, क्योंकि अगर इतनी मैग्नेटिक फील्ड है तो हम इतनी पावर उसमें रेडिएशन डालेंगे, इतनी रेडिएशन डालेंगे तो उसमें इतनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब इसके अंदर ppm की वैल्यू आएगी, वो 1 ppm 2 3 4 कितना हो सकता है, 12 ppm मैक्सिमम हर्ट्ज तक ग्रेटर, और उसका 1 ppm किसके इक्वल है, 900 हर्ट्ज के इक्वल है, क्योंकि अब यहां पे इसका 1 ppm इसकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है, उसको हर्ट्ज में अगर हम कन्वर्ट कर दें, नॉर्मल इन हर्ट्ज मेगा 10⁶ नहीं, जो हमने लिखा था इन हर्ट्ज के अंदर वो हमने लिखा था, तो इसका जो 1 ppm होगा वो किसके इक्वल होगा, 900 हर्ट्ज के इक्वल होगा। मेगाहर्ट्ज में मत कर देना, वहां पे पहले जब डिस्कस किया था ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज, तो वो केवल इसमें इतना हर्ट्ज को बोला है मैंने, मेगाहर्ट्ज को m को हटा दो इतना, तो 1 ppm 12 है, तो 12 ppm कितना होगा, 12 × 9, 12 × 9 कितना हो जाएगा, 108, अरे 108, 900 × 12 108 और 00, तो कितना होगा, नियरली 10,000, तो हमने तो 12,000 के आसपास लिखा था, कितना वेरी हो सकता है, क्योंकि अगर इससे भी थोड़ा ज्यादा हो गया हमारे पास तो थोड़ा सा और ज्यादा इंक्रीज, तो हमने मैक्सिमम रेंज लिख दिया था एक टाइप से, तो ये इतना हो सकता, मैक्सिमम इतनी होगी प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी अगर हमारा हाईएस्ट ऑपरेटिंग पावर का इंस्ट्रूमेंट होगा। अगर वो 100 मेगाहर्ट्ज वाला तो 100 मेगाहर्ट्ज को 12 से गुना करो, यानी कि 100 हर्ट्ज को कितने से, क्योंकि उसमें 12 ppm हो सकते थे, 1 ppm 100 मेगाहर्ट्ज वाले पे कितना था, 1 ppm इक्वल्स टू 100 हर्ट्ज, तो 100 हर्ट्ज इंटू 12 1200 हर्ट्ज, तो उसमें तो 1200 हर्ट्ज ही ज्यादा हो सकती थी, 100 हर्ट्ज वाले पे 300 इंटू 12 3600, यानी कि 3600 हर्ट्ज ज्यादा हो सकता था। तो जो भी हमारे ऑपरेटिंग पावर होगी इंस्ट्रूमेंट की, उसको केवल हम हर्ट्ज लिखेंगे, क्योंकि वहां पे 1 ppm उसका उतनी ज्यादा हर्ट्ज में ज्यादा होगा हमारे पास। तो ये था हमारे पास वैल्यू ऑफ केमिकल शिफ्ट। तो ये पूछ सकता है या हमें पता चले कि बोल जनरली अगर हमारा सिग्नल आ रहा है 8 ppm पे, इसका मतलब वो प्रोटॉन उसके साथ लगा हुआ, बेंजीन के साथ लगा हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं केमिकल शिफ्ट की वैल्यू को, और उसको देखने के बाद हम दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं ताकि जो हमने अभी तक किया था वो हमें क्लियर हो जाए। बच्चे इसके बाद हमारे पास आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग केमिकल शिफ्ट, कि वो कौन कौन से फैक्टर है जो केमिकल शिफ्ट को क्या करते हैं इफेक्ट। तो जो सबसे पहले हमारे पास है फर्स्ट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफेक्ट। ये क्या बोल रहा है कि जैसे जैसे हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी हमारे एटम्स की, लाइक अगर हमारे पास यहां पे है, पहले हमने लिखा ब्रोमीन, ब्रोमीन से ज्यादा हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है क्लोरीन और फिर होता है फ्लोरीन, ये हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गई। तो कह रहे हैं कि जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव इंक्रीज होगी हमारी जो केमिकल शिफ्ट है वैल्यू वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज। अगर हमने लिखा जैसे हमारे पास है CH3Br,
CH3Br, फिर हम लोगों ने CH3 के साथ एक क्लोरीन लगाया, फिर हम लोगों ने एक CH3 के साथ फ्लोरीन लगाया। तो कह रहे हैं कि हमारे पास इसकी जो डेल्टा वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी 2.68। यहां पर जब CH3Cl होगा तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3.0। अगर ये होगा तो हमारे पास आएगी 4.26। ये डेल्टा वैल्यू किसके अंदर? ppm, क्योंकि ppm के अंदर हमारी जो वैल्यू आती थी वो इंस्ट्रूमेंट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी हमारा क्या हो जाएगा, जो डेल्टा वैल्यू, जो केमिकल शिफ्ट वैल्यू पीपीएम, वो इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बच्चे हमारे पास जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है वैसे वैसे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है यहां पर वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज। जैसे अगर हम यहां पे दिखा देते हैं CH यहां पर क्या था? फ्लोरीन। अगर ये जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा यहां पर इस बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो कहां शिफ्ट हो जाएगी? वो फ्लोरीन की तरफ ज्यादा शिफ्ट हो जाएगी। अगर ये शिफ्ट हो गया तो कार्बन एक तरफ से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो यहां से हाइड्रोजन वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां शिफ्ट हो जाएगी? कार्बन की तरफ। तो यहां पर क्या हो जाएगी हमारे पास? लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अगर लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गई बच्चे तो हमें पता है कि जो हमारे पास क्या होता था, यहां पर जो बी इंड्यूस्ड होता था वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर बी इंड्यूस्ड कम हो गया तो हमारे पास क्या हो जाएगा? जो बी इफेक्टिव होगा, बी इफेक्टिव क्या हो जाएगा? ज्यादा। अगर बी इफेक्टिव ज्यादा तो प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी ज्यादा। अब हमें पता है कि हमने ग्राफ बनाया था इस तरीके से कि ये सिग्नल मेरा टीएमएस का था जिसकी सबसे क्या होती है? लीस्ट प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी। और जैसे जैसे मैं इस साइड इंक्रीज करता हूं मेरी डेल्टा की वैल्यू इंक्रीज होती है पीपीएम के अंदर, या हम लोगों ने बोला था हमारा डेल्टा इंक्रीज हो जाएगा किसके अंदर? हर्ट्ज में। यानी कि हमारी वैल्यू इस साइड इंक्रीज होती है। हम अलग अलग इंस्ट्रूमेंट पे हर्ट्ज में लिखना फेवर नहीं करते थे, हम पीपीएम में लिखना फेवर कर रहे थे वहां पर, क्योंकि ये कांस्टेंट होता है सब इंस्ट्रूमेंट। तो इस तरीके से हम लोगों ने बताया था। तो यहां पे डेल्टा वैल्यू इंक्रीज, ये सेम का सेम क्या है? अभी तो हमने अलग अलग एटम कर दिया, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर हम क्या कर दें, इसमें एक ही एटम को लगा दें हमारे पास, जैसे CH3Cl था। अब हम लोगों ने क्या किया बच्चे? पहले 3 हाइड्रोजन थे, 1 क्लोरीन था। अब हमने 2 हाइड्रोजन कर दिए, 2 क्लोरीन कर दिए, फिर हमने 1 हाइड्रोजन कर दिया, 2 क्लोरीन कर दिए। तो क्या होगा? इसकी जो वैल्यू थी डेल्टा के अंदर कितनी थी? 3.0 थी। जब CH2Cl2 कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5.3 डेल्टा। पीपीएम के अंदर है ये वैल्यू की वैल्यू। फिर अगर हमने 1 H किया, 2 Cl कर दिए तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 7.2। ये पीपीएम के अंदर। देखो क्या हुआ, क्योंकि यहां पर एक क्लोरीन जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले रहा है कार्बन से, और यहां पर वो इतनी ज्यादा नहीं ले पाएगा, लेकिन यहां पे 2 है, वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ लेंगे वहां पर। ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इफेक्ट बोलो या हम बोल देंगे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट शो करेंगे अपनी तरफ। यहां पर 1 था करने वाला, यहां पर कितने हो गए? 2। यहां पर कितने हो गए हमारे पास? 3 हो गए। इस तरीके से बच्चे, तो यहां पर एक ही प्रोटॉन है, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम हो जाएगी तो वैल्यू क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। तो ये पहला फैक्टर था, पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफेक्ट हम यहां पे इसको बोलते हैं। अगर हम इसको लिखते हैं वहां पे, या इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जगह पे आप इसको हम दूसरा अगर हम नाम बोलते तो हम इसको इंडक्टिव इफेक्ट भी बोल सकते थे, इंडक्टिव इफेक्ट। तो एक ही लाइन में हम लिख सकते हैं हायर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम। एक अगर हम इसको डेफिनेशन में लिखते हैं, अगर हमारे एग्जाम में आता तो हम क्या लिखते हैं? हायर is the electronegativity or inductive effect of atoms attached to carbon having proton lesser will be the electron density around proton, and hence lesser will be its chemical shift. Higher is the electronegativity index attached to having proton, lesser will be electron density around proton, and hence higher will be its chemical shift. And higher will be its chemical shift. जो लेसर होता वो लेसर तो हमारा बी इंड्यूस्ड होना था, तो हम ये पॉइंट लिख सकते हैं इसके अंदर। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था, फैक्टर्स अफेक्टिंग केमिकल
जो सेकंड फैक्टर इसके अंदर हमारे पास सेकंड फैक्टर है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो बच्चे क्या हुआ, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब हो गया कि हमारे पास पता है कि लाइक वाटर हो गया, अगर हमारे पास अगर हमने दिखाया वाटर तो क्या हुआ, OH था, यहां पर फिर H है, तो ये H क्या करेगा दूसरे ऑक्सीजन के साथ दिखाएगा हमारे पास, फिर ये H है, फिर हमने ये इस तरीके से दिखाया ये H, फिर यहां पर हाइड्रोजन, फिर ये ऑक्सीजन के साथ दिखाएगा H, फिर ये हाइड्रोजन ऐसे। या हम फ्लोरीन HF के केस में करते HF हो गया, यहां पे H यहां पर F, तो ये दूसरे हाइड्रोजन के साथ दिखाएगा लेकिन दूसरे HF मॉलिक्यूल का, ये फिर क्या दिखाएगा हमारे पास फ्लोरीन हाइड्रोजन, फिर ये क्या दिखाएगा दूसरे के फ्लोरीन के साथ फिर हाइड्रोजन, फिर ये दूसरे फ्लोरीन के साथ फिर हाइड्रोजन। या हमारे पास NH3 के केस में करते हैं, हम अमोनिया के केस में करते हैं। तो क्या हुआ बच्चे, देखो यहां पर हमारे पास ये इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम था, अब इसने क्या किया इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ शिफ्ट कर ली, लेकिन जैसे ही इसके साथ इंटैक्ट करेगा ये भी क्या करना फेवर करेगा, ये भी चाहता है कि इसकी इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड बनाना एक टाइप से फेवर करता है, इसका मतलब क्या है ये चाहता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास शिफ्ट हो। तो जब इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, हमारा जो क्या होगी इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और कम हो जाएगी अराउंड इस प्रोटॉन के अराउंड, और जो हम बोलते हैं कि ये क्या हो जाएगा डाउनफील्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो यहां पर एक ही पॉइंट लिखना हम लोगों ने, क्या इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड प्रोटॉन and as a result signal will be downfield shifted या सिग्नल विल बी शिफ्टेड डाउनफील्ड। डाउनफील्ड का मतलब क्या था कि अवे फ्रॉम टीएमएस, की यहां पर अगर हमारा टीएमएस था तो ये हमारा शिल्डेड था और ये कैसा रीजन था डीशिल्डेड रीजन था, डीशिल्डेड। इसको मैं अपफील्ड बोलूंगा तो यहां पे क्या बोल दूंगा डाउनफील्ड। तो यहां पे इसने बोला कि इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर हमारे पास हो गई तो उससे क्या होगा, हमारे पास जो प्रोटॉन होगा वो क्या होगा डाउनफील्ड चला जाएगा, या क्या हो जाएगी वहां पे डीशिल्डिंग हो जाएगी। वहां पे डीशिल्डिंग किस लिए हो जाएगा, क्योंकि अब यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड हम देंगे उसको उतनी मिलेगी। तो यहां पर क्या हो गया डाउनफील्ड या डीशिल्डेड। तो दोनों के दोनों एक पॉइंट हमारे पास। बच्चे इसके बाद हमारे पास थर्ड पॉइंट आता है मैग्नेटिक एनआइसोट्रोपी। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एनआइसोट्रोपी की वजह से डीशिल्डिंग होती है हमारे पास, तो हम लिख सकते हैं ड्यू टू सर्कुलेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन कंपाउंड्स द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड may have upfield or downfield effect on the protons। अपफील्ड एंड डाउनफील्ड का मतलब है कि कैन हैव, अपफील्ड का मतलब है शिल्डिंग इफेक्ट, कैन हैव शिल्डिंग और डीशिल्डिंग, एंड these effects depends upon orientation of protons with respect to pi electrons। कह रहे कि जो ये अफेक्ट होगा, शिल्डिंग होगी, डीशिल्डिंग होगी, वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि ओरिएंटेशन कैसी है हमारी प्रोटॉन्स के विद रिस्पेक्ट टू पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्यों, हमने लिखा था इन केस ऑफ बेंजीन
and alkene, these pi electrons are orient at 90 degree या perpendicular to external magnetic field। तो कह रहे कि हमारे पास बेंजीन और एल्कीन में जो पाई इलेक्ट्रॉन थे कितने डिग्री पे थे, 90 डिग्री पे। अगर ये 90 डिग्री पे होंगे तो क्या होगा, हमारे पास डी शिल्डिंग होगी। तो हम लोगों ने ऐसा दिखाया था कि हमारे पास ऐसा था बच्चे कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड थी यहां पर ऐसा, तो यहां पर जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो इस डायरेक्शन में हो रही थी यहां पर। अब तो ये प्रोटॉन्स थे, प्रोटॉन्स से यहां पर क्या थे हमारे पास प्रोटॉन्स, तो वो क्या हो गए थे, डीसिल्ड हो गए थे। ऐसे ही एल्कीन का केस था। बट क्या हुआ इन केस ऑफ एसिटाइलिन, बट इन केस ऑफ एल्काइन या और एसिटाइलिन एक ही लिख सकते हैं, these pi electrons are orient in same direction to external magnetic field। क्या हुआ कि अगर मेरे पास एल्काइन था बच्चे इस तरीके से, ये H और H था, तो कह रहे हैं कि जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स थी वो ऐसे थी अप से डाउन, तो ये क्या हो गए थे हमारे पास, यहां पर हो गया था शिल्डिंग इफेक्ट। तो ये डिपेंड करेगा, अगर ये परपेंडिकुलर होता है ऐसे पाई बॉन्ड मेरे पास, तो वहां पे डीशिल्डिंग होती, लेकिन डीशिल्डिंग नहीं होती क्योंकि ये उसकी सेम डायरेक्शन में होते हैं। तो हमारे पास ये तीन इफेक्ट थे। पहला हम लोगों ने यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या इंडक्टिव किया, फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर क्या मैग्नेटिक एनिसोट्रोपी। इसके बाद और भी फैक्टर होते हैं हमारे पास, लाइक फील्ड इफेक्ट हो गया, स्टेरिक फैक्टर आ गया हमारे पास। तो फिर वो हमारे अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, हमारे 5th सेमेस्टर का जो सिलेबस उसके अकॉर्डिंग वो हायर क्लासेस में या एमएससी जब हम करेंगे या आफ्टर एमएससी जब हम एग्जाम्स देंगे उस टाइम की जरूरत है। बच्चे हम इसको न्यूमेरिकल से समझते हैं। देखो क्या है फर्स्ट न्यूमेरिकल, प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए प्रोटॉन एट 300 मेगाहर्ट्ज इंस्ट्रूमेंट इज 560 हर्ट्ज ग्रेटर देन टीएमएस। इसने क्या बोला कि हमारे पास अगर एक 300 मेगाहर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट है तो जो प्रोटॉन की जो फ्रीक्वेंसी है, प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी कितनी हर्ट्ज ग्रेटर है, 560 हर्ट्ज। तो हमने बोल दिया कि ये कितना है, 560 हर्ट्ज ग्रेटर देन टीएमएस। What will be its precessional frequency at 500 मेगाहर्ट्ज इंस्ट्रूमेंट? तो बोल रहा है कि इसकी प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी 500 मेगाहर्ट्ज वाले पे कितनी होगी, यहां पर कितनी होगी 500 मेगाहर्ट्ज वाले पे प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी, ये 560 हर्ट्ज ग्रेटर देन टीएमएस था। अब हमें पता है कि प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी तो इंस्ट्रूमेंट के रिस्पेक्ट में चेंज होती रहेगी, लेकिन एक चीज चेंज नहीं होती, क्या, केमिकल शिफ्ट, किसमें, पीपीएम में। तो मैं यहां पे बता सकता हूं कि 560 हर्ट्ज कितने पीपीएम के रिस्पेक्ट में है। तो देखो हमने क्या बोला है, इसको हमने जो केमिकल शिफ्ट है यहां पर हमें किसमें निकालना पड़ेगा, पीपीएम में। हम चाहते हैं कि जो हमारी डेल्टा निकले वो किसमें निकले, पीपीएम पे। तो हमारे पास रिलेशन है कि 1 पीपीएम इज इक्वल्स टू कितना, 300। अब ये मेगाहर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट है तो 300 मेगाहर्ट्ज वाले पे 1 पीपीएम इज इक्वल्स टू 300 हर्ट्ज के इक्वल होता है। ऐसे ही अगर ये इंस्ट्रूमेंट होता तो 1 पीपीएम इसका किसके इक्वल होता, 500 हर्ट्ज के इक्वल होता। अब बच्चे देखो 300 हर्ट्ज ज्यादा होता तो इससे 300 हर्ट्ज ज्यादा होता है, यहाँ पे तो टीएमएस का सिग्नल आ गया ना एक टाइप से, जिसको हमने 0 हर्ट्ज बोला, यहाँ पे 300 मेगा 300 इंटू 10⁻⁶ बोला तो ग्रेटर देन टीएमएस। अब कितना ज्यादा, अगर ये वैल्यू मेरे पास होती 1 पीपीएम, अगर ये होती 300 हर्ट्ज ग्रेटर देन, तो मैं बोल दिया 1 पीपीएम। अब इस 560 हर्ट्ज को मैं किस में कन्वर्ट करूंगा, पीपीएम में। तो क्या हुआ, 300 हर्ट्ज किसके इक्वल है, 1 पीपीएम। तो अब क्या 1 हर्ट्ज किसके इक्वल हो जाएगा, तो 1 हर्ट्ज इज इक्वल्स टू 1 पीपीएम डिवाइडेड बाय 300। और 560 हर्ट्ज किसके इक्वल हो जाएगा, तो 560 हर्ट्ज इज इक्वल्स टू 1/300 इंटू 560। अरे क्यों, ये भी हर्ट्ज था, ये भी क्या था, हर्ट्ज था। 560 हर्ट्ज ही है और यहां पे यूनिट क्या चल रही है उसकी, पीपीएम। तो हर्ट्ज से हर्ट्ज कैंसिल, 300 से 500 जब कैंसिल होगा तो हमारे पास आएगा 1.86 पीपीएम। कितना आएगा, 1.86 पीपीएम। तो क्या बोला बच्चे कि अब अगर इसको मैं पीपीएम में दिखाना चाहूं इस हर्ट्ज को, 560 हर्ट्ज को, तो हम बोलेंगे कि ये जो यहां पर जो सिग्नल है ये कितने पीपीएम पे, 1.86 पीपीएम। तो हमें ऑलवेज हर्ट्ज में गिवन होगा, हम उसको पीपीएम पे कन्वर्ट करेंगे इंस्ट्रूमेंट को। अब ये पीपीएम इस इंस्ट्रूमेंट पे 1.8 है तो यहां पर भी ये 1.86 पीपीएम पे ही आएगा इसका सिग्नल।
अब इस ppm को जो 1.86 है इसको हर्ट्ज में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि हमें पता है 1 ppm इज इक्वल्स टू कितना है 500 हर्ट्ज। तो 1.86 ppm किसके इक्वल होगा, अरे 500 इंटू 1.86, दिस इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 930 ppm, सॉरी 930 हर्ट्ज, क्योंकि 1.86 ppm 1 ppm इसके हर्ट्ज है, तो 1.86 क्या होगा, इसको 1.86 से मल्टीप्लाई कर दो, 500 किस में था हर्ट्ज में, तो 960। इसका मतलब यहां पर इसकी जो वैल्यू वो 960 हर्ट्ज ग्रेटर देन क्या आ गया TMS। तो अब ये 560 जो हर्ट्ज था यहां पे लिख सकता हूं, और नीचे मैं इसको लिख सकता हूं, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 1.86 ppm को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बच्चे आप ऐसा अगर एक इंस्ट्रूमेंट पे दे दिया तो आप उस इंस्ट्रूमेंट पे उसकी ppm में निकालो केमिकल शिफ्ट, और उस केमिकल शिफ्ट ppm को हम उसके हर्ट्ज से मल्टीप्लाई करके उसकी क्या निकाल सकते हैं वहां पर उसकी प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी। अब देखो दूसरा करके देखते हैं क्या बोला, प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 प्रोटॉन्स ऑफ ए मॉलिक्यूल इज 360 हर्ट्ज ऑन 200 मेगाहर्ट्ज। उसने बोल दिया कि जो इंस्ट्रूमेंट था वो 200 मेगाहर्ट्ज का था और उसकी प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी कितनी है 360 हर्ट्ज ग्रेटर देन TMS। वो ग्रेटर भी ना लिखे तो आप समझ जाना 360 TMS से ज्यादा है। अब 200 पे 360 ज्यादा थी, अब पूछा है कि प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी बताओ उसकी कितने के ऊपर, एक तो 300 मेगाहर्ट्ज वाले पे और एक दूसरे कितने पे 500 मेगाहर्ट्ज वाले पे, बताओ भाई। अब भाई प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी तो चेंज होगी लेकिन डेल्टा में वैल्यू चेंज है नहीं, तो अब पहले इसको डेल्टा में निकाले हम लोग कि डेल्टा में कितना, हमें पता है कि 200 मेगाहर्ट्ज वाले पे क्या हो गया 1 ppm इज इक्वल्स टू, या मैं बोल सकता हूं 200 हर्ट्ज इज इक्वल्स टू 200 हर्ट्ज इज इक्वल्स टू 1 ppm, क्योंकि मेरे को हर्ट्ज को किस में कन्वर्ट करना है ppm में, तो हर्ट्ज था 200 हर्ट्ज इसके इक्वल है, तो 360 हर्ट्ज कितने होगा, या 1 ppm किसके इक्वल है 200 हर्ट्ज, इसका 1 ppm किसके इक्वल है 1 ppm इज इक्वल्स टू 300 हर्ट्ज, इसका 1 ppm किसके इक्वल है इक्वल्स टू 500 हर्ट्ज ग्रेटर देन TMS, यानी कि 500 हर्ट्ज। तो अब यहां पर क्या है बच्चे हमारे पास, अब हमें इस 360 को ppm में बदलना है, तो 200 हर्ट्ज 1 ppm के इक्वल है, 1 हर्ट्ज किसके इक्वल होगा 1 किसके इक्वल होगा 1/200, और यहां पे 360 हर्ट्ज किसके इक्वल हो जाएगा, तो इसको क्या कर दूंगा इक्वल्स टू इंटू 360। अब 0 से 0 20 से मैं इसको कैंसिल आउट कर दूं तो मेरे पास जो आंसर आएगा यहां पर क्या आ गया 2 से 2 1 जा 2 18 1.8, तो ये कितना आ गया 1.8। इसका मतलब ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये किसको कर रहा है 1.8 को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज 1.8, तो ये वैल्यू आ गई 1.8। अब क्या हुआ हमारे पास देखो, अब 1.8 वैल्यू आ गई, तो ये 1.8 तो तीनों इंस्ट्रूमेंट पे क्या रहेगा बच्चे सेम रहेगा, ये तीनों इंस्ट्रूमेंट पे कन्वर्ट चेंज होने वाला नहीं। अब यहां पे इसका मतलब यहां पर जो इसकी वैल्यू 1.8 ppm ही है, इस वाले पे भी कितनी है 1.8 ppm ही है, लेकिन अब हर्ट्ज में बताना है, प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी बतानी है। अगर केमिकल शिफ्ट बोलता व्हाट विल द केमिकल शिफ्ट इन ppm, तो हम बोल देते 1.8 ppm ही रहेगा, लेकिन अब उसने हर्ट्ज में पूछा प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी, तो 1 ppm 300 हर्ट्ज के 1.8 ppm किसके इक्वल होगा, तो 300 इंटू 1.8 300 इंटू 1.8 करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी यहां पर भाई, यहां से 24 4 2 540 हर्ट्ज ग्रेटर देन TMS। अगर ये 500 वाला होता तो 1.8 ppm को हर्ट्ज में कन्वर्ट करते, तो 1.8 को हम 500 से मल्टीप्लाई कर देते तो कितना आ जाता 5 वाली 4 900 हर्ट्ज ग्रेटर देन TMS। देखो बच्चे अब उसने क्या पूछा था प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी पूछी थी, वो तो इंस्ट्रूमेंट के पावर के साथ साथ इंक्रीज ही हो रही है 360 हर्ट्ज 540 हर्ट्ज 900 हर्ट्ज ग्रेटर देन, लेकिन जो डेल्टा में वैल्यू है बेशक से ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 1.8 को, आप डिवाइड करके देख लेते हैं, इसको हर्ट्ज में कन्वर्ट करो 1.8, ये भी 1.8 ppm में रिप्रेजेंट कर रहा है और ये भी 1.8 ppm में रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर वो पूछ लेता कि व्हाट विल बी द केमिकल शिफ्ट इन ppm ऑन 300 मेगाहर्ट्ज एंड 500 मेगाहर्ट्ज, तो हमें निकालने की जरूरत नहीं है, इस इंस्ट्रूमेंट पे पता चला तो सब इंस्ट्रूमेंट पे वो 1.8 ही रहनी थी। अब इसके बाद देखो हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन हम यहां पे कर लेते हैं, क्या देखो प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोटॉन आर 350 हर्ट्ज 540 हर्ट्ज एंड 690 हर्ट्ज ग्रेटर देन TMS एट ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ 300 मेगाहर्ट्ज। उसने बोल दिया कि अब हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट था वो 300 हर्ट्ज का मेगाहर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट था, वो नाम देगा ही देगा, इसी का मतलब होता है कि इस इंस्ट्रूमेंट पे 1 ppm इज इक्वल्स टू 300 हर्ट्ज के इक्वल होता है।
और कितनी कितनी ऑपरेटिंग हर्ट्ज है, एक 350 हर्ट्ज ज्यादा है, दूसरा कितना है 540 हर्ट्ज ज्यादा था, और तीसरा कितना है यहाँ पे फिर 690 हर्ट्ज ज्यादा है, यहाँ पर 690 हर्ट्ज ज्यादा है टीएमएस से, टीएमएस से इस हर्ट्ज में ज्यादा है, यहाँ पे स्पीड किसमें थी, है हर्ट्ज में, हमारे पास प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी है। अब पूछा उसने केमिकल शिफ्ट और प्रोटॉन इन पीपीएम, इनकी केमिकल शिफ्ट बताओ पीपीएम के अंदर। अगर मैं केमिकल शिफ्ट बताता पीपीएम में तो मैं इसको क्या बोलता, 300 हर्ट्ज किसके इक्वल होता, 1 पीपीएम, तो 350 हर्ट्ज कितने के होंगे, तो मैं क्या करूंगा इसको 300 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन 300 इंटू 350, जब इसको करेंगे तो ये आएगा 1.16। इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू है ये हमें किसको रिप्रेजेंट कर रहा है पीपीएम के अंदर, 1.16 पीपीएम को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे। 540 क्या करता, तो हम क्या करते हैं 1 पीपीएम इक्वल टू 300, तो अब 1 हर्ट्ज क्या होगा 1/300, 540 क्या होता है 1/300 इंटू 540। तो यहां पे इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, यहां पे इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास, ये होती 1/300 इंटू 540। जब इसको हम सोल्व करते तो आता 1.8, तो ये जो वैल्यू ये 1.8 पीपीएम होती है हमारे पास। अब इस वाले की क्या हो गई, अगर ये फिर हर्ट्ज में कन्वर्ट कर दो, इसको पीपीएम में कन्वर्ट कर दो 690, तो क्या हो गया 1/300 इंटू 690, ये वैल्यू आएगी हमारे पास 2.3 पीपीएम। तो हमें पता चल गया कि अब उसकी वैल्यू 1.16 पीपीएम है, 1.8 पीपीएम और 2.3। अगर वो ये वैल्यू दे देता पीपीएम के अंदर और पूछता कि इनकी प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी कितनी है दूसरे इंस्ट्रूमेंट पे, तो भाई इस पीपीएम को डायरेक्ट उसके इंस्ट्रूमेंट की जो प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी यहाँ पे जो हर्ट्ज होता है 1 पीपीएम उससे गुना कर देंगे, वो आ जाएगी हमारे पास। लेकिन इसी को थोड़ा डिफिकल्ट करना होता तो इस ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी की जगह वो बोल देता कि देखो ये मैंने डार्क इसलिए कर दिया बच्चे कि हमारे पास कि अगर वो बोल देता कि प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोटॉन आर 350, 540 एंड 690 हर्ट्ज ग्रेटर देन टीएमएस एट 7.04 टेस्ला इंस्ट्रूमेंट, कि इतने इंस्ट्रूमेंट के टेस्ला जो इतना टेस्ला का इंस्ट्रूमेंट है उसके ऊपर निकालो हमें। तो हमें टेस्ला नहीं चाहिए, हमें मेगाहर्ट्ज में पावर चाहिए। तो अब हमें टेस्ला दे दिया, मैग्नेटिक फील्ड दी, तो उस टाइम पे ये नहीं देता, ये लाइन नहीं देता, हमें ये नहीं देना था उस टाइम पे ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में, वो मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पेक्ट में दे देता कि 7.04 टेस्ला इंस्ट्रूमेंट है। अगर 7.04 टेस्ला इंस्ट्रूमेंट है तो मेरे को इसकी मेगाहर्ट्ज में निकालना पड़ता, तो हम क्या एक एक्स्ट्रा लाइन करनी पड़ती बच्चे, हमें पता होना चाहिए था कितना मेगाहर्ट्ज का। तो हमें पता है ओमेगा इज इक्वल्स टू गामा इनटू क्या बी नोट या एच नोट, कोई भी लिखो आप, एच नोट लिखा तो एच नोट, बी नोट तो बी। अब ये बी नोट कितना दे रखा है 7.04 ये वैल्यू दे दी। गामा कितना दे दिया हमें पता है, ये प्रोटॉन का याद रखना है 42.5। तो ये जो सोल्व करते हैं वैल्यू आती है तो ये 299 पॉइंट समथिंग, जब 299 पॉइंट समथिंग आ गया इसका मतलब वो कितने का है 300 मेगाहर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट था। तो अब हमें पता चला कि ये 300 मेगाहर्ट्ज का है, तो 1 पीपीएम इज इक्वल्स टू 300। अब उसको हम डिवाइड करेंगे 1/300 से और फिर हमारा क्या आ जाएगा आंसर। अगर हमें एक चीज ध्यान रखनी है बच्चे कि अगर उसने वहां पर मेगाहर्ट्ज में इंस्ट्रूमेंट की पावर दे रखी है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर उसने बाई चांस वहां पे टेस्ला की फॉर्म में उसने दे दिया, वहां पर किसकी फॉर्म में, टेस्ला की फॉर्म में दे दिया, तो आपको उसको ये फॉर्मूला लगाना है। इसको और बेटर लिख सकते हैं, इसको हम बेटर की फॉर्म में रखते हैं तो हम इसको क्या लगा देते हैं, ऐसा पूरा 300 मेगाहर्ट्ज लिख देते हैं बच्चे। अगर उसने टेस्ला की फॉर्म में दे दिया तो ये फॉर्मूला लगाएंगे और इस फॉर्मूले को लगाने के बाद हम क्या कर देंगे, उसकी प्रीसेशनल, उसकी वहां पे क्या निकालेंगे, प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी या ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, क्योंकि इस पावर पे जो प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी होती है वही ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं हम इंस्ट्रूमेंट की। तो हम ये निकाल लेंगे और ये निकालने के बाद हम उसकी क्या निकाल सकते हैं, शिफ्ट। तो आपने अभी तक एक ही चीज सीखी है बच्चे यहाँ पर, क्या कि जो हमारी डेल्टा में केमिकल शिफ्ट होती है पीपीएम में, डेल्टा जिसको हम बोलते हैं पीपीएम में अगर होगी तो सभी इंस्ट्रूमेंट पे सेम होगी, और उन सभी इंस्ट्रूमेंट पे अगर मैं अलग अलग पावर के इंस्ट्रूमेंट पे उनकी हर्ट्ज में निकालनी है प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी, तो जो उसकी वहां पे 1 पीपीएम जितने हर्ट्ज के इक्वल होता है उसको हम क्या कर दें, उसको मल्टीप्लाई। तो ये हम अलग अलग इंस्ट्रूमेंट की पावर पे उसको अलग अलग हर्ट्ज में लिख देंगे, वो चेंज हो जाएगा हर्ट्ज के अंदर उसकी शिफ्ट, लेकिन पीपीएम में वो शिफ्ट चेंज नहीं होगी। तो ये हमारे पास देखो हर्ट्ज में था, ये पीपीएम पे, तो ये अलग अलग इंस्ट्रूमेंट पे वो सेम ही चीज है। ये उनकी जो है केमिकल शिफ्ट हर्ट्ज में है, तो लेकिन ये किस में है, पीपीएम पे। तो हम पीपीएम में ही रखना फेवर करते हैं।